हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम टीचिंग ऑफ लाइफ साइंसेस की यूनिट फर्स्ट से टॉपिक नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ लाइफ साइंसेस, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइफ साइंसेस इन सेकेंडरी स्कूल करिकुलम, इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ साइंसेस इन स्कूल करिकुलम। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर आपका जो यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट टॉपिक है वो कंप्लीट नोट्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। सो थोड़ा सा पेशेंस के साथ बैठिएगा और लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ लाइफ साइंसेस बताइए, या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ साइंस इन स्कूल करिकुलम भी अकेला आ सकता है, या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइफ साइंसेस इन सेकेंडरी स्कूल करिकुलम। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आपका काम क्या है कि आपने अच्छी सी इंट्रोडक्शन देनी है। अच्छे से इंट्रोडक्शन देने के लिए आप सबसे पहले स्टार्ट करोगे साइंस से। आप सबसे पहले इंट्रोड्यूस करोगे वर्ड साइंस को, जैसे कि आप लिख सकते हो दैट साइंस हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड साइंशिया विच मीन्स नॉलेज। ठीक है, तो साइंस क्या होता है? आपका सिस्टमेटिक बॉडी होती है ऑफ नॉलेज, एंड इट इज़ सेट ऑफ टूल्स एंड सिस्टमेटिक मेथड फॉर स्टडिंग नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये आप साइंस के बारे में बता दोगे, एंड इट इज़ अ वे ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, जितना आपको लर्न रहे 3-4 लाइनें आप साइंस के बारे में बता दोगे। उसके बाद आप डेफिनेशन दोगे लाइफ साइंसेस की। ठीक है, लाइफ साइंसेस मतलब it is a branch of science which represent a systematic study of life existing in our biosphere। ठीक है, सो लाइफ साइंसेज में हम क्या क्या पढ़ते हैं? जोलॉजी पढ़ते हैं। जोलॉजी में क्या आता है? स्टडी ऑफ एनिमल्स। बॉटनी पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स। सो हम बोल सकते हैं दैट वी कैन से दैट लाइफ साइंसेज इज अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग और स्टडी ऑफ नेचर। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में बता सकते हो। बायोलॉजी के बारे में इसलिए बताना है क्योंकि हम जो बच्चे सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में बता दीजिएगा। जैसे कि जो बायोलॉजी है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, बायोस एंड लोगोस। बायोस का क्या मतलब है? क्रिएचर। लोगोस मीन्स स्टडी। तो हम बोल सकते हैं दैट द स्टडी ऑफ क्रिएचर्स ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। So biology help us to understand ourselves better and realize meaning of being alive। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा इन तीनों पार्ट्स में से, तो आप इसको एज एन इंट्रोडक्शन दे सकते हो। ठीक है, जितना आपको याद रहे। जैसे आपको टाइम के हिसाब से भी आप पहले साइंस के बारे में बता दीजिए, फिर लाइफ साइंसेस के बारे में बता दीजिए। बायोलॉजी का बताना है तो बता दीजिए, नहीं तो थोड़ा सा आप लिख सकते हो कि बायोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, बायोस प्लस लोगोस, जिसका मतलब है स्टडी ऑफ क्रिएचर्स ऑफ लाइफ। तो यहाँ आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले आएगा हमारा नेचर ऑफ लाइफ साइंसेस। तो एक एक करके इन पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो नेचर ऑफ लाइफ साइंसेस में क्या है, ये तो हम सभी कब से, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, तो आप लाइफ साइंसेस पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, या तो आपने एमएससी बॉटनी में करी होगी, एमएससी जूलॉजी में करी होगी, या किसी और इसके ब्रांच में करी होगी। तो नेचर तो आप खुद भी लिख सकते हो, मतलब जो जो आपको लाइफ साइंसेस के बारे में पता है, तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, आप उसको लिख सकते हो आंसर में। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर सोशल एंड कल्चरल लाइफ। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि लाइफ साइंसेस जो है हमारी सोशल और कल्चरल लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद है विद द हेल्प ऑफ लाइफ साइंस वेरियस एक्टिविटी आर कंट्रोल्ड एज गवर्नड। ठीक है, लाइफ साइंस की हेल्प से जो एक्टिविटी जैसे होनी चाहिए वो वैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लाइफ साइंस हैज़ हेल्प मैन टू एक्वायर सुप्रीमेसी ओवर नेचर। ठीक है, लाइफ साइंस में हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें नेचर की इतनी ज़्यादा नॉलेज हो गया कि हम, अब देखो सुप्रीमेसी ओवर नेचर मतलब जैसे कि हम हाइब्रिड बना रहे हैं। ठीक है, तो वो सुप्रीमेसी है ना, हम अच्छी जो जीन्स हैं उनको रिकम्बिनेशन टेक्नोलॉजी से कुछ सुप्रीम तैयार कर रहे हैं। हेल्प्स इन डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड, इंटरेस्ट एंड क्रिएटिविटी, ओपन माइंडनेस। ठीक है, अगर हम साइंस पढ़ते हैं तो वेरी ऑफन हम
हमारा माइंड जो है वो ओपन माइंडनेस की तरफ जाता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है, इंटेलेक्चुअल मतलब हमारा माइंड भी डेवलप करता है, हम नए नए तरीके से सोच पाते हैं। बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, लाइफ साइंसेस पढ़ने से, अब देखो आपने मास्टर्स लाइफ साइंसेस में कर लिया है, बीएससी लाइफ साइंसेस में कर लिया है, तो हमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है, ठीक है। नेचर के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है, नेचर के बारे में, जोलॉजी में एनिमल्स के बारे में, बॉटनी में प्लांट्स के बारे में। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस। तो लाइफ साइंसेस में आप बॉटनी का एग्जांपल लेके देख लो, हम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस को बॉटनी में पढ़ते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, जिसके ऊपर सब कुछ जुड़ा है। जब प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस से खाना बनाएगा, वही कंज्यूम करेगा हमारा कंज्यूमर, फिर कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा, फिर टर्शरी कंज्यूमर खाएगा, है ना। तो प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस जो है वो लाइफ साइंसेस में हम पढ़ते हैं। हेल्प अस टू नो मोर अबाउट आवर सेल्फ, ठीक है, लाइफ साइंसेस में हम अपनी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारे बारे में हमें पता लग रहा है, ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, तो हमारे बारे में हम लाइफ साइंसेस के थ्रू बहुत कुछ जान सकते हैं। लाइफ साइंसेस हेल्प अस टू नो अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। देखो हमारा जो आसपास कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है, पर लाइफ साइंसेस में फॉर एग्जांपल बॉटनी में हमने जब टेक्सोनॉमी पढ़ी, हमने रिकॉग्नाइज करा अलग अलग टाइप्स के फ्लावर का, अलग अलग टाइप्स के स्पीशीज़ का, तब हमें पता लगा कि लिविंग वर्ल्ड, प्लांट्स के लिविंग वर्ल्ड में कितनी डाइवर्सिटी है, ठीक है। जब हमने फाइलम्स पढ़े, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इतने सारे फाइलम्स पढ़े, तब हमें पता लगा कि कितनी डाइवर्सिटी है ना हमारे अर्थ पे। इट इज़ अ वास्ट फील्ड दैट encompasses स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स। तो लाइफ साइंसेज में हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी, अनाटॉमी, बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हम लाइफ साइंसेज में पढ़ सकते हैं। तो ये आपका नेचर हो गया। इन पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा और अपने हिसाब से रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन इन पॉइंट्स के अंदर लिख दीजिएगा। अगर ये सिंपल नेचर और स्कोप में आता है तो आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, थोड़ा सा नेचर का एक्सप्लेन करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको स्कोप के बारे में बताना पड़ेगा। अब स्कोप या वैल्यू एक ही मतलब है। तो चलो अब स्कोप के बारे में पढ़ते हैं। स्कोप में फर्स्ट है आपका इंटेलेक्चुअल स्कोप। इंटेलेक्चुअल स्कोप का क्या मतलब है? इंटेलेक्चुअल स्कोप का मतलब है कि जब हम लाइफ साइंसेस को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर क्या आती है? क्यूरियोसिटी आती है, हम ऑब्जर्व करते हैं, रीजनिंग आती है, क्रिटिकल थिंकिंग आती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पढ़ाया गया वेनेशन का टॉपिक, ठीक है, वेनेशन पढ़ाई गई, तब आपके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी। आप जब पत्तों को देखोगे कि अच्छा ये वाली वेनेशन इस पत्ते में है, ये वाली वेनेशन इस पत्ते में है, आपके अराउंड जब आप लीव्स को देखोगे तो इस तरह क्या है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी। सो इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स, प्रिंसिपल एंड रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल वैल्यू। प्रैक्टिकल वैल्यू तो लाइफ साइंसेस में बहुत ज़्यादा है। कैसे? जो हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, प्लांट्स हमें खाना बना के दे रही है। उसके बाद कितने सारे मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है, हाइजीन में, डिजीज़ प्रिवेंशन में, ठीक है, हर जगह आप लाइफ साइंसेस को देख सकते हो। थर्ड है आपका कल्चरल वैल्यू, ठीक है। तो लाइफ साइंसेस के थ्रू हम बायोलॉजिकल हेरिटेज और कल्चरल प्रैक्टिसेस को भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है? प्रमोट कर रहा है रिस्पेक्ट फॉर लाइफ, ट्रेडिशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। सस्टेनेबल यूज़ मतलब कि इस तरह रिसोर्सेज को यूज़ करना ताकि हम और हमारी आने वाली जनरेशन जो है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, ऐसा ना हो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। नेक्स्ट है आपका वोकेशनल वैल्यू। वोकेशनल वैल्यू मतलब कि ये एज अ करियर हेल्प करता है। कैसे? हम मेडिसिन में जा सकते हैं, कई लोग बीएससी एग्रीकल्चर में जाते हैं, फॉरेस्ट्रीज हो गया, फिशरीज हो गया, बायोटेक, एनवायरमेंटल साइंस एंड रिसर्च। तो ये क्या कर रहा है? इट इज़ ओपनिंग द डोर टू मैनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है मॉरल वैल्यू। लाइफ साइंस हमें सिखाती है काइंडनेस, एम्पथी एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे लिए हमारे माइंड में उनके लिए दिमाग में रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है ना। जब हम एक एक चीज़ को पढ़ते हैं, ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ये हमें मोरल वैल्यू सिखाता है। ये हमें सिखाता है कि दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल टुवार्ड अवर एनवायरनमेंट एंड प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है आपका एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू में क्या है? सबसे
अच्छा एग्जाम्पल है कि आप पहाड़ों में जाते हो ना घूमने, क्यों जाते हो पहाड़ों पे? क्योंकि आपको पहाड़ बहुत सुंदर लगते हैं, सीनरी बहुत सुंदर लगती है, तो वो क्या है, आप अप्रिशिएट करते हो, यू आर अप्रिशिएटिंग द ब्यूटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नेचुरल लैंडस्केप। ठीक है, इट नर्चर्स द सेंस ऑफ वंडर, हार्मनी एंड एन्जॉयमेंट इन नेचर। तो एस्थेटिकली हमारे जो लाइफ साइंसेस है, सीनरी सब कुछ कितना सुंदर है ना, बर्ड्स कितने सुंदर है, सब कुछ कितना सुंदर है हमारे अराउंड, एस्थेटिक वैल्यू ये प्रमोट करता है। प्रोफेशनल स्कोप हमने पढ़ा, जैसे हायर स्टडीज़ में जा सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, लाइफ साइंसेज में आप प्रोफेशनल बन सकते हो, जैसे कि डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, टीचर्स एंड एनवायरमेंटलिस्ट। नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल वैल्यू। साइकोलॉजिकल वैल्यू में, ठीक है, अब देखो, it satisfies curiosity and reduces fear about natural phenomena. It gives a sense of achievement, self confidence and emotional satisfaction. साइकोलॉजिकल वैल्यू मतलब कि जब आप लाइफ साइंसेस के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, तो आपका डर खत्म हो जाएगा। अब आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, जब आप एक एक चीज़ को पढ़ोगे, है ना, सर्जरी करना सीखोगे, सब कुछ सीखोगे, तो वैसे वैसे आपके साइकोलॉजिकली भी आप स्ट्रांग होते रहोगे। उसी तरह जब आप एनिमल्स के बारे में पढ़ोगे, प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे, तो साइकोलॉजिकल वैल्यू भी है इसकी। वैल्यू ऑफ साइंटिफिक मेथड, तो जब भी आप लाइफ साइंसेस में कुछ भी साइंटिफिकली बोल रहे हो ना, स्टूडेंट लर्न कर रहे हैं और कुछ भी चीज़ है वो साइंटिफिक मेथड से लर्न कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटेशन, एनालिसिस, कंक्लूजन, ये सब कुछ साइंटिफिक है। दिस लेड्स टू एक्यूरेट रिजल्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब बहुत सारे साइंटिस्ट ने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा, तब उनको पता लगा कि डार्क रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन होती है, ठीक है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। तो साइंटिफिक मेथड के थ्रू हम लाइफ साइंसेस में पढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। साइंटिफिक एटीट्यूड मतलब जब हम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो ये क्या इनकरेज कर रहा है हमारे अंदर, क्वेश्चनिंग का इनकरेज कर रहा है, एविडेंस बेस्ड थिंकिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू आइडियाज़। देखो, जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो ना, तो आप बहुत डीपली चीज़ों को पढ़ते हो, तो आपके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड आ जाता है। जब आप, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कोई भी, तो आपके अंदर ना सोचने की क्षमता आ जाती है कि किस तरह हम इसको रिलेट करके पढ़ सकते हैं। उसी तरह जब आप हायर स्टडीज़ में पढ़ते हो, तो जैसे जैसे आप चीज़ों को पढ़ते जाते हो, तो पहले तो आपको कोई आइडिया नहीं होता कि इसमें हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। जब आप उस चीज़ को डीपली पढ़ते हो, तो साइंटिफिक एटीट्यूड आ जाता है कि हाँ, कहाँ पे गलती है और यहाँ पे कुछ और होना चाहिए था, ये कुछ गलत लग रहा है। तो ये सब लाइफ साइंसेज में आप अचीव करते हो। डेवलपमेंट स्कोप, ठीक है, तो लाइफ साइंसेस के थ्रू आप पर्सनालिटी, मेंटल, फिजिकल और सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट को हर चीज़ में इसको आप इम्प्रूव कर सकते हो। मतलब लाइफ साइंसेस हर एस्पेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, प्रिपेयर कर रही है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स को फॉर बिल्डिंग अ बेटर एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करती हूँ। तो ये सारे आपके 11 पॉइंट्स हैं, आप इनको लर्न कर सकते हो, और इन पॉइंट्स के अंडर जो जो मैंने आपको समझाया वो आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका स्कोप्स इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ लाइफ साइंसेस। ये मैंने इसलिए डाला है कि बाय चांस आपको यही क्वेश्चन आ जाए कि राइट अबाउट द स्कोप ऑफ लाइफ साइंसेस, तो स्कोप में आप ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करके इन सारे ब्रांचेस को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। स्कोप्स इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ लाइफ साइंसेस, जैसे कि जोलॉजी बता सकते हो, बॉटनी, जेनेटिक्स, साइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, न्यूरोसाइंस, एनवायरमेंटल साइंस। तो ये आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया, दैट इज मीनिंग, नेचर एंड स्कोप इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ लाइफ साइंसेस। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट पार्ट है आपका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइफ साइंसेज इन सेकेंडरी स्कूल करिकुलम। मतलब कि इसमें आपको बताना है कि कैसे कैसे साइंस जो है आपके स्कूल करिकुलम में डेवलप होती रही, है ना। तो इस, अगर ये आपको आता है तो आप सबसे पहले एक्सप्लेन करो डेफिनेशन ऑफ करिकुलम। दो कॉन्सेप्ट हैं, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। According to traditional concept, curriculum means academic lessons or syllabus of a particular subject covered within four walls of classroom, ठीक है। कोई भी particular syllabus या lesson आप
एक चार दीवारी में एक क्लास में एक बच्चे को कंप्लीट करवा रहे हो, उससे करिकुलम बोला गया था अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट करिकुलम क्या है? इट इंक्लूड द टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस that a child receive through numerous activity that go on in classroom, library, laboratory, workshop, assembly hall, etc. तो आज के टाइम पे अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो देखो, आप बायो लैब में लेके जाते हो उनको, लाइब्रेरी में वो बुक्स से भी पढ़ते हैं, वर्कशॉप में लेके जाते हो, साइंस क्विजेज में लेके जाते हो। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ करिकुलम जो है आपका कवर करता है। इसको करने के बाद आप लिखोगे साइंस एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ करिकुलम। तो इसमें देखते हैं, तो टीचिंग ऑफ साइंस एट डिफरेंट लेवल इन स्कूल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ करिकुलम। ठीक है, डिफरेंट लेवल पे साइंस पढ़ाना बच्चों को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है करिकुलम का। इसमें क्या क्या पढ़ते हैं? इट इंक्लूड नेचुरल फिनोमिना, फिजिकल लॉज एंड देयर एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, बेसिस ऑफ फॉर वेरियस वोकेशनल कोर्सेज जैसे कि मेडिसिन, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। Before framing curriculum, students were classified as those completing primary or middle stage, those continuing in secondary schools. जैसे कि 10th तक तो सभी साइंस पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से 10th तक मतलब एक बेसिक साइंस जो है हर बच्चे को पढ़ाई जाती है, चाहे आगे वो फिर आर्ट्स को ऑप्ट कर रहा है चाहे साइंस को ऑप्ट कर रहा है। एंड दोज कंटिन्यूइंग इन सेकेंडरी स्कूल मतलब जो +1 +2 में साइंस पढ़ रहा है। स्टडी ऑफ सम कंपल्सरी सब्जेक्ट वॉज नेसेसरी फॉर ऑल स्टूडेंट। जैसे कि 10th तक हम सभी आर्ट्स भी पढ़ते हैं, साइंस भी पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। उसके बाद हम एक स्पेशल फील्ड में चले जाते हैं, जैसे कि मेडिकल में, नॉन मेडिकल में। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आप लिखोगे लाइफ साइंस करिकुलम इन इंडियन स्कूल्स। तो लाइफ साइंस जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपके स्कूल करिकुलम में ऐड की गई। 1977 के पहले क्या था, ये इलेक्टिव सब्जेक्ट था अप टू हायर सेकेंडरी स्टेज। ओनली एलिमेंट्री नॉलेज वॉज गिवन इन लाइफ साइंसेज, मतलब इलेक्टिव सब्जेक्ट था। अगर बच्चा जाना चाहता है साइंसेज में तो ही कैन गो, और जो लाइफ साइंसेज में ओनली एलिमेंट्री नॉलेज दी जाती थी। विद द ग्रोथ ऑफ साइंस एजुकेशन इट बिकम अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम। जैसे जैसे आपकी साइंस एजुकेशन बढ़ती गई वैसे वैसे ये स्कूल करिकुलम में भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनने लगा। इसका काम क्या था? इट एम्स एट डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिविंग वर्ल्ड एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। तो अब देखो, हमारे चारों तरफ साइंस ही है, तो इसका मेन एम क्या था कि हमने बच्चों को लिविंग वर्ल्ड के बारे में बताना है, वो अपने आसपास चीज़ों को समझ पाएँ। इट इंक्लूड कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी, हेल्थ, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो ये सारे कंसेप्ट जो है आपके लाइफ साइंस के करिकुलम में इंक्लूड होने चाहिए, ताकि बच्चे को हर एस्पेक्ट के बारे में पता लगे। सो मूविंग फॉरवर्ड, इसके बाद आप क्या लिखोगे आंसर में? दैट डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स इन लाइफ साइंस करिकुलम। जैसे जैसे आपके कमीशंस आते गए, उन्होंने साइंस के बारे में क्या क्या बोला। तो सबसे पहले 1952 की सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, उन्होंने क्या बोला? दैट साइंस को इंक्लूड करो एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ करिकुलम। मतलब साइंस को एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं, उसको एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रखना है, नॉट एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, तो साइंस सब्जेक्ट में उन्होंने क्या क्या रखा? उन्होंने रखा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जोलॉजी, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी। तो ये सब बच्चे जो है वो एज अ जो साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहा है ये सब चीज़ें पढ़ते थे। फिर आपका कोठारी कमीशन आता है 1966 में। तो कोठारी कमीशन क्या बोलता है कि साइंस और मैथमेटिक्स को टिल द एंड ऑफ स्कूल एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन रखो। ठीक है, और उन्होंने एम्फेसाइज किया कि एक्सपेरिमेंटल अप्रोच होनी चाहिए और एडवांस कोर्सेज होनी चाहिए जो कि टैलेंटेड स्टूडेंट है, ठीक है, जिनको साइंस में इंटरेस्ट है उनके लिए एडवांस कोर्सेज लाओ। लिंकेज विद एग्रीकल्चर इन रूरल एरिया एंड टेक्नोलॉजी इन अर्बन एरियाज। तो कोठारी कमीशन बोलता है कि सिर्फ रट्टा नहीं, बल्कि आपको प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल वे से बच्चों को पढ़ाना है। फिर आपका 1968 की नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, उन्होंने भी इक्वल इम्पॉर्टेंस दिया साइंस एजुकेशन को एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। साइंटिफिक एटीट्यूड जब बच्चे में आएगा तो वो और रिसर्च करेगा, और पढ़ने की कोशिश करेगा, और जानने की कोशिश करेगा। 1986 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, दैट इज़, उन्होंने क्या बोला?
ये जो है आपकी 1992 में रिवाइज भी हुई थी। तो उन्होंने फोकस किया था ऑन द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रैक्टिकल वर्क, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड लिंकिंग साइंस विद डेली लाइफ एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें 1986 की पॉलिसी ने बोली थी कि रियल लाइफ से कनेक्ट करना है हमारी साइंस को। उसके बाद एनसीईआरटी ने क्या किया, डेवलपमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक, लेबोरेटरी मैनुअल्स एंड गाइडलाइंस। ठीक है, और वो कंटिन्यूसली क्या करता है, हमारे करिकुलम को अपडेट करता रहता है। फिर आपकी जो अब रिसेंट में 2020 की एजुकेशन पॉलिसी क्या है, ये फोकस करती है स्किल्स पे, प्रैक्टिकल लर्निंग पे और रियल लाइफ यूज़ पर। मतलब जो आप पढ़ रहे हो वो आपको लाइफ में कहीं ना कहीं काम आए। सो 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एम्फेसाइज ऑन एक्सपेरिमेंटल, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्सेप्ट अक्रॉस सब्जेक्ट, focus on critical thinking, sustainability and real life application of sciences। इसमें थोड़ा नेक्स्ट पार्ट है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ साइंस इन स्कूल करिकुलम। तो ये आपका लास्ट पार्ट है। तो ये जो है आपको एक क्वेश्चन बन के भी आ सकता है पूरा कि लाइफ साइंस की इम्पोर्टेंस क्या है स्कूल करिकुलम में। तो अगर आपको ऐसा आता है तो आप थोड़ा सा साइंस के बारे में बता दीजिए, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा लाइफ साइंस की डेफिनेशन देना। उसके बाद करिकुलम की डेफिनेशन दे देना कि करिकुलम में क्या क्या होता है, क्या क्या इंक्लूड करना होता है। उसके बाद सीधा आ जाना है इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ साइंस इन स्कूल करिकुलम। सो फर्स्ट पॉइंट है आपका, बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब हम इसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं, कैसे वो रह रहे हैं, कैसे वो फंक्शन कर रहे हैं। ये सब कुछ हम लाइफ साइंसेस में पढ़ते हैं या हमारी बायोलॉजी में पढ़ते हैं। बायोलॉजी एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, हम सब कुछ पढ़ते हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम बच्चों को 10th तक पढ़ाया जाता है। उसके बाद +1 +2 में डिटेल में पढ़ाया जाता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अवर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इट हेल्प अस टू लर्न अबाउट नेचर, इकोसिस्टम, हाउ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इंटरैक्ट, मतलब इकोलॉजी के बारे में। ठीक है, इकोलॉजी में कि कैसे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स कैसे इंटरेक्ट कर रही है। प्रॉपर न्यूट्रिशन, ठीक है, बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ाया जाता है ना छोटी क्लासेस में। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में, किस खाने में विटामिन ए है, किस खाने में विटामिन बी है, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन का हमें पता लग रहा है। सेवियर डिजीज़ एंड रोल ऑफ मेडिसिन, तो हम पढ़ते हैं वायरल डिजीज़ कौन सी है, बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी है, उनके लिए क्या क्या मेडिसिन हो सकती है। बिल्कुल बेसिक बेसिक बच्चे को बताया जाता है ताकि वो सेल्फ अवेयर हो सके। इंटेलेक्चुअल वैल्यू, इंटेलेक्चुअल वैल्यू में हमारी थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, हम रीजनिंग कर पा रहे हैं। ठीक है, हम अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ रही है। ठीक है, हम बच्चों को बता रहे हैं कि बच्चों टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया से होता है, कॉन्टामिनेटेड वाटर से होता है। तो बच्चे जो है उनका इंटेलेक्चुअल वो सोचेंगे। ठीक है, जब वो देखेंगे कि पानी गंदा है, नहीं हमें नहीं पीना है ये पानी क्योंकि क्या है इससे बीमारियां हो सकती है। ठीक है, तो इंटेलिजेंट बन जाएंगे बच्चे अपने लिए ही, उनको पता लग जाएगा क्या चीज़ अच्छी है खाने के लिए, क्या चीज़ बुरी है खाने के लिए। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट। ठीक है, एग्रीकल्चर एडवांसमेंट में जैसे जैसे हम प्लांट्स के बारे में और जान रहे हैं, ठीक है, क्रॉप्स के बारे में जान रहे हैं, फार्मिंग मेथड्स के बारे में जान रहे हैं, तो हमारी एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट भी होती जा रही है। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ। ठीक है, लाइफ साइंसेज हमें बताती है कि गुड हेल्थ और मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन करके रखना है। ट्रेड एंड इंडस्ट्री, लाइफ साइंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेड एंड इंडस्ट्री का, जैसे कि फूड प्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन। एजुकेशनल वैल्यू, एजुकेशनल वैल्यू मतलब यूज़फुल नॉलेज को हम अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, अपनी लर्निंग को यूज़ कर पा रहे हैं। इंटेलेक्चुअल वैल्यू ये फिर से आ गया आपका, इसको इग्नोर करना। नेक्स्ट है आपका वोकेशनल वैल्यू। वोकेशनल वैल्यू मतलब करियर अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, डॉक्टर बन सकते हो, नर्स बन सकते हो, बॉटनी में मास्टर्स कर सकते हो, जूलॉजी में मास्टर्स कर सकते हो, बायोटेक में जा सकते हो। ठीक है, बहुत सारे आपके पास आगे ब्रांचेस आ सकती है और आप उसको एज अ वोकेशन ले सकते हो, एज अ प्रोफेशन ले सकते हो। एस्थेटिक वैल्यू मतलब कि अप्रिशिएट करने में हेल्प करता है कि हम अप्रिशिएट करते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को, नेचर को।
यूटिलिटेरियन वैल्यू, मतलब हम प्लांट प्रोडक्ट्स को, एनिमल प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इस तरह बायोलॉजी की यूटिलिटेरियन वैल्यू भी है। कल्चरल वैल्यू, कल्चरल वैल्यू ये ट्रेडिशंस, फूड हैबिट्स को वे ऑफ लिविंग से कनेक्ट करता है। जैसे कि आप कल्चरल वैल्यू ऐसे ले सकते हो कि कहीं पे कौन सी प्लांट प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है खाना बनाने के लिए, कहीं को कहीं पे यूज़ किया जाता है, तो सब हर कल्चर में अलग अलग है। किसी प्लांट प्रोडक्ट को ऐसे खाया जाता है, किसी को पका के खाया जाता है, तो इस तरह कल्चरल वैल्यू है अपने अपने कल्चर की। मॉरल वैल्यू, मॉरल वैल्यू जो है हमें सिखाती है लाइफ साइंस की हमें अपने नेचर को और लिविंग बीइंग्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको कंजर्व करने की। साइकोलॉजिकल वैल्यू, मेंटल वेलबींग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर को हेल्प करता है जानने में। एडजस्टमेंट वैल्यू, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम अडेप्ट कर पा रहे हैं अपने एनवायरनमेंट के लिए और चेंजिंग कंडीशन के लिए, तो हमारी एडजस्टमेंट वैल्यू को भी ये इंक्रीज़ कर रहा है। डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है, तो इट हमारी एबिलिटी को ये इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है, सोचने की और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशन ढूंढने की एबिलिटी को ये इम्प्रूव कर रहा है। अवेयरनेस अबाउट टेक्नोलॉजी, ठीक है, जैसे कि बायोटेक यूज़ कर रहे हैं या हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइफ साइंस में अब ब्रांचेस में आ गई है, तो हमें नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस भी हो रही है। तो हाउ टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, हमें पढ़ाया जाता है ना पोल्यूशन, कंजर्वेशन का टॉपिक, ये सब हमें हेल्प कर रहे हैं कि अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करना है। क्रिएटिव वैल्यू, ये टीच करता है हमें प्रोटेक्शन ऑफ वाटर, फॉरेस्ट, एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, और हमारी क्रिएटिविटी को भी ये हेल्प करता है और हम नए नए आइडियाज़ सोचते हैं कि हाँ हम कैसे अपनी एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, तो ये है आपका क्रिएटिव वैल्यू। तो इस तरह आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मैंने इसमें कंक्लूज़न की स्लाइड नहीं ऐड करी है क्योंकि अब ये जो टॉपिक है ये एक साथ तो नहीं आएगा 16 मार्क्स में, अगर आएगा तो ये पार्ट्स में आएगा। तो कंक्लूज़न में क्या करना है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स को आपने 4-5 लाइनों में लिख के आना है, पर कंक्लूज़न को ज़रूर लिख के आना है। कंक्लूज़न कंक्लूज़न इज़ मस्ट, कंक्लूज़न के बिना आपका आंसर कंप्लीट नहीं होता, सो कंक्लूज़न को ज़रूर लिख के आएँ। और इस तरह आपका ये बड़ा सा टॉपिक ख़त्म हो गया और ये कंप्लीट नोट्स हैं, आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 1-2 बुक्स से ये नोट्स उठाए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डू कमेंट अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। आप देख तो लेते हो पर आप सब्सक्राइब नहीं करते। और इससे पहले मैंने 2 वीडियोस डाली है, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन का एक टॉपिक है और फिज़िकल साइंसेस का एक टॉपिक है, तो उसको भी ज़रूर देखें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।